नमस्ते फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस की क्रांति की घटनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्रांस के शासक द्वारा सुधार के लिए असफल प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने वित्त मंत्री को बदला। तो कितने वित्त मंत्री रखे? सबसे पहले तुर्गो, नाम याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेकर, केलोन, ब्रिन और नेकर। तरह तरह के वित्त मंत्रियों को उन्होंने क्यों बदला कि कोई वित्त मंत्री कोई अच्छा सुझाव देता तो कुलीन वर्ग और रानी के दबाव में आकर राजा उसको पद से हटा देता था। तो सबसे पहले हम तुर्गो को समझेंगे। तुर्गो यह एक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ था। उसने सरकारी व्यय में कमी लाने के लिए और राज्य की आय को बढ़ाना, क्योंकि घाटे का सौदा हो रहा था। घाटा, राज्य की सरकार घाटे से निपटने के लिए उसने सबसे पहले तो राजा के जो राष्ट्रीय ठाट बाट में जो खर्चा किया जा रहा था तो उसमें कमी लाने का सुझाव दिया और राज्य की आय बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए। तो यह सुझाव दरबार था सरकार के खर्चों को कम करने की बात की। तो यह सुझाव दरबारियों व साम्राज्ञियों द्वारा इसका विरोध किया गया। तुर्गो ने 3 सिद्धांत दिए थे: दिवालियापन नहीं, कर में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, उधार नहीं, किसी भी प्रकार का उधार नहीं लेंगे, जो स्थिति है उसी में हम खर्चा जितना है आपके पास उसी में खर्च करेंगे। किसानों के लिए एक दुग्धई कोरवी जो कर था उसको उसने समाप्त कर दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम उन्होंने तुर्गो ने किया था। अब जैसे ही तुर्गो ने ये सुझाव दिए राजकीय खर्चों में, शाही खर्चों में कमी का, तो साम्राज्ञी और वहाँ के कुलीनों के दबाव में आकर तुर्गो को पद से हटा दिया राजा ने। अब किसको रखा? नेकर। नेकर क्या था? एक बैंकर था। नेकर ने 1781 में राज्य के आय व्यय का विवरण सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि अभी तक जनता को पता नहीं था कि उनके द्वारा जो कर दिया जा रहा है वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। तो जब जनता को राजमहल के बेहिसाब खर्चों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने इसका विरोध किया। तब साम्राज्ञी और कुलीन वर्गों के प्रभाव में आकर राजा ने उसे भी पद से हटा दिया। तो सबसे पहला था तुर्गो, सेकंड नेकर। अब वित्त मंत्री बना केलोन। घाटे के बजट पूर्ति के लिए समस्त जनता पर सामान्य कर लगाने का प्रश्न उसने बोला, समस्त जनता पर कर, कुलीन भी कर देंगे, पादरी भी कर देंगे। तो सुविधा प्राप्त वर्ग था वो कर नहीं देना चाहता था, तो सुविधा प्राप्त वर्ग ने उसके इन प्रस्तावों को सफल नहीं होने दिया और उसको भी पद से हटा दिया। अब वित्त मंत्री बने ब्रिन। नए कर लगाने का प्रस्ताव दिया उन्होंने कि जनता पर नए कर लगाएं। तो पेरिस में एक संसद होती थी, स्टेटस जनरल नाम था उसका, आपने भी नाम सुना होगा। तो कर लगाने के लिए इस स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना जरूरी था। तो नवीन कर लगाने के लिए स्टेटस जनरल अधिवेशन की बैठक बुलाई गई। राजा के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया और ब्रिन को पद से हटा गया। अब वापिस राजा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री बना दिया था। तो राजा को कर लगाने के लिए वापिस स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा था। अब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अब स्टेटस जनरल का जो 184 वर्षों से कोई अधिवेशन नहीं हुआ 1614 के बाद से। तो सबसे पहले जो स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, इसकी डेट आपको याद रखनी है, 5 मई 1789। 1614 के बाद कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इसमें 3 वर्ग होते थे, जैसे हमने सामाजिक वर्ग पढ़े थे। सबसे पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा जनसाधारण वर्ग था। तीसरे नंबर पे आता था ये। कुल 3 मत होते थे। तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल अधिवेशन में तीनों वर्गों ने अपने प्रतिनिधियों को कि हमारी तरफ से ये सदस्य इस अधिवेशन में भाग लेंगे। प्रति सदन के लोग संयुक्त बैठक की मांग कर रहे थे, लेकिन पहला और द्वितीय सदन कुलीनों पादरी का था, तो उनका कहना था कि हम जनसाधारण के साथ में नहीं बैठेंगे। और तृतीय सदन जनसाधारण के लोग कह रहे थे कि सबको सामूहिक बिठाकर बैठक ली जाए। तो
तो विशेषाधिकार युक्त वर्ग में कौन थे? कुलीन और पादरी। विशेषाधिकार विहीन वर्ग में जनसाधारण थे। दोनों के हित परस्पर विरोधी क्यों थे? क्योंकि ये कर नहीं देना चाहते थे और जनसाधारण खेती कर लिया जाए तो समस्त वर्ग इसमें कर देगा। कर का विरोध तो ये भी कर रहे थे। तो 28 मई को आबे साइज व वेली नामक कानूनी विधेयकता जो उस सम्मेलन में वहाँ पर थे अधिवेशन में, जब उन्होंने देखा कि जनसाधारण वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वो जनसाधारण वर्ग में जाकर सम्मिलित हो गए। 17 जून को प्रति सदन जनसाधारण वर्ग ने स्वयं की सभा को राष्ट्रीय महासभा, और यही महासभा आगे जाकर क्या घोषित हुई? संविधान सभा। 19 जून को पादरी वर्ग भी इस वर्ष में सम्मिलित हो गया, क्योंकि उच्च स्तर के पादरी से निम्न स्तर के जो पादरी थे उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता था, तो वो भी इस तीसरे वर्ग में शामिल हो गए। 20 जून को बैठक के लिए वो आए तो राजा ने भवन के द्वार बंद करवा दिए प्रथम और द्वितीय वर्ग के विरोध के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। फ्रांसीसी क्रांति में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जामों में। कब हुआ था? 20 जून 1789। सभा भवन बंद देखकर जब वहाँ के कार्यकर्ता तृतीय सदन के वहाँ पहुँचे तो उनको देख के भवन बंद कर दिया। तो राष्ट्रीय सभा के 600 से भी अधिक सदस्य थे, तो पास में ही वहाँ पर क्या था? एक टेनिस कोर्ट था। तो वहाँ पर जाके वो सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक शपथ ली। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? बेली के द्वारा। शपथ का प्रस्ताव मोनियन द्वारा रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्यक्षता बेली ने की, प्रस्ताव मोरियर द्वारा रखा गया था। तो सदस्यों का नेतृत्व मिराबोर और आबेसिये द्वारा किया गया। सभी लोगों का नेतृत्व प्रोत्साहित कौन कर रहे थे? मिराबोर और आबेसिये। आबेसिये द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पुस्तक लिखी गई है, तृतीय स्टेटस क्या है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। सिपाही जब वो वहाँ पर बैठ के अधिवेशन शपथ वगैरह ले रहे थे तो राजा ने उनको वहाँ से निकालने के लिए सिपाहियों को भेजा। तो मिराबो ने गुस्से से गरजते हुए ने कहा, हम यहाँ जनता की इच्छा से आए हैं, जब तक बंदूक की गोली से हमको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। जब राजा ने देखा कि ये इस तरीके से विद्रोह कर रहे हैं तो राजा ने सिपाहियों को उनको वहाँ से निकालने के लिए मना कर दिया। अब राष्ट्रीय महासभा की घोषणा हुई 27 जून 1789। 27 जून को राजा ने असफल होकर राजा ने देखा कि अब किसी भी हालत में तीनों सदनों को इकट्ठा करके ही अधिवेशन बुलाया जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय महासभा, अब इससे क्या हो गया? तृतीय सदन जो राष्ट्रीय महासभा थी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने संविधान सभा, इस महासभा को घोषित कर दिया संविधान सभा। रानी व कुलीनों के दबाव में आकर राजा ने वापिस वित्त मंत्री नेकर को पद से हटाकर देश निकाला दे दिया, देश छोड़ के जाने की अनुमति दे दी। इससे क्या हो गई? जनता ने जब यह आदेश सुने तो वह गुस्से से, उनको गुस्सा आया कि क्यों नेकर को वापस हटाया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, बास्तिल दुर्ग का पतन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। राजा ने क्या किया? जैसे नेकर को पद से हटाया तो वहाँ की जनता क्रोधित होकर सभी जो वहाँ के कार्यकर्ता थे तीसरे सदन के इकट्ठे होने लगे। तो उनको हटाने के लिए राजा ने सेना को बुला लिया बाहर से। पेरिस की जनता क्रोधित हुई और जगह जगह दंगे हो गए और उसको दंगे को भड़काने के लिए कामिल देमुलो नामक जो पत्रकार था, उन्होंने लोगों को भड़काने का काम। और जब जनता को हथियार की आवश्यकता हुई तो उन्होंने कहा बास्तिल दुर्ग में आपको हथियार मिलेंगे। तो हथियार की तलाश में 14 जुलाई को, कब हुआ था बास्तिल दुर्ग का पतन? 14 जुलाई को वो बास्तिल दुर्ग में घुस गई और वहाँ के कैदियों को घुसा दिया। अब बास्तिल दुर्ग में कौन से कैदी थे कि जो वो राजतंत्र का विरोध करते थे, आबेसिये वगैरह आधे विचारक को भी वहाँ बंद कर दिया। तो जनता वहाँ घुस गई, तहस नहस कर दिया उस किले को, दुर्ग को। बास्तिल दुर्ग का पतन निरंकुश शासन का अंत था। इस घटना से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, इम्पोर्टेंट, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? बास्तिल दुर्ग से। राष्ट्रीय सभा द्वारा राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग कर, क्योंकि अब उन्होंने संविधान सभा, अपनी राष्ट्रीय सभा को संविधान सभा घोषित कर दिया और उसका झंडा लाल, सफ़ेद और नीले रंग का झंडे को अपनाया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित किया गया? जब बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था 14 जुलाई को। तो जब ये सब राजा देख रहा था तो बास्तिल दुर्ग के पतन पर उसने कहा
कहा अरे यह तो विद्रोह है। तो पास में एक लियांकुर नामक व्यक्ति था, उन्होंने कहा नहीं सरकार, यह तो क्रांति है। अब क्या हुआ, विशेषाधिकारियों का अंत, जो अधिकार थे उन्होंने उनका अंत कर दिया। कब, 4 अगस्त। धीरे धीरे क्रांति की जो घटनाएं आगे बढ़ रही थी, तो आगे घटना क्या थी, विशेषाधिकारों का अंत 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त को नोएई नामक कुलीन ने नाटकीय ढंग से इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हमको क्यों दबाया जा रहा है, इन करों के द्वारा, तो इन करों का ही परित्याग कर दो। कुलीन वर्ग जो थे अपने अधिकारों का भी उन्होंने परित्याग कर दिया गया। मानव अधिकारों की घोषणा की गई। कब की गई, 27 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इसमें 17 प्रकार की धाराएं थी। लाफायत ने, जैसे अमेरिका में लाफायत ने किस प्रकार संविधान सभा की घोषणा की, उसी को अपनाकर लाफायत ने अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लेकर इस घोषणा को प्रस्तुत किया था। एक्टन का कहना कि ये इतनी इम्पोर्टेंट थी यह घोषणा, कागज़ का ये टुकड़ा, कौन सा, मानव अधिकार की घोषणा 17 धारा थी, उसके लिए कहा है, नेपोलियन के युद्धों से भी ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। अब स्त्रियों का एक अभियान महल की ओर, वर्साय के महल की ओर क्यों गया कि कहीं से ये अफवाह उड़ी कि राजा ने क्रांति को दबाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए अनाज को गोदामों में इकट्ठा कर दिया है, और उनकी शाही सेना ने जो नया तिरंगा लाल सफ़ेद रंग नीले रंग का था, उनको अपने पैरों के नीचे दबाकर भोज किया। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए 5 अक्टूबर को 10,000 महिलाएं वर्साय के लिए पलायन कर गई। वहाँ पर जाके उन्होंने रानी से रोटी की मांग की। तो कहा जाता है कि रानी कहती है रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो, मतलब ये रानी की मूर्खता का यहाँ पर दर्शाया गया है। महिलाओं ने राजा को वर्साय से पेरिस आने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य होकर राजा पेरिस में आ गया था। वर्साय महल पर सूचना क्या लटका दी, वर्साय का महल किराए के लिए खाली है। 1791 ईस्वी का लिखित संविधान में 1791 में प्रथम बार लिखित संविधान की रचना, और किसके ऊपर आधारित था ये संविधान, जनता की इच्छा पर कि किस प्रकार का संविधान जनता चाहती थी, उस आधार पर इसका निर्माण किया गया। अब राजा का पलायन, अब इस बीच में क्या राजा को लग गया कि यह क्रांति है, अब हम नहीं बच सकते, तो यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकलना है। तो 20 जून 1791 को राजा ने आज दास का वेश, क्योंकि ऐसे तो सब पहचान लेंगे, उन्होंने सिंपल दास नौकर का वेश बनाया। रानी ने सिंपल महिला के वेश में फ्रांस से पलायन की कोशिश की, थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन बरेन गांव के बॉर्डर पर उन्हें लोगों ने पहचान लिया और पकड़ लिया, और वापस उन्हें पेरिस लाया गया। राजा को पेरिस के तुइली महल में रखा गया। तो ये तो हमने फ्रांस की क्रांति के कुछ घटनाक्रम को देखा। अब राजा को बचाने के लिए पास के जो पड़ोसी देश थे वह किस प्रकार से फ्रांस पर आक्रमण करते हैं, किस प्रकार से यहाँ की जो असेंबली उनको फ्रांस से बाहर निकालती है, नेक्स्ट वीडियो में उसका वर्णन पढ़ेंगे। प्लीज़ आपके लिए मैं इतने नोट्स तैयार कर रही हूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।